वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। साबिक सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला को कत्ल करने की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रची थी साजिश। फॉर्मर होम मिनिस्टर मोहम्मद नाइफ के जरिए जहरीली अंगूठी के जरिए हलाक करने का था प्लान, सऊदी साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में छेड़छाड़ कर रहा है इसराइल। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने किया खबरदार, कहा मस्जिद अक़सा की फ़िज़ा को बंद करना होगा खतरनाक। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा, कहा इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान शुरू हो गई डायरेक्ट एयर सर्विस। इसराइलियों को लेकर तेल अवीव से एक फ़्लाइट सऊदी शहर रियाद पहुंची। जंग के दौरान गजा से दागे जाने वाले हमास के रॉकेटों का इसराइल में अब तक खौफ। अब यहूदी कॉलोनीज को ही रॉकेट प्रूफ बना रहा है इसराइल। खर्च करेगा 2 करोड़ 50 लाख शेकल की रकम। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुरी खेरी मामले में फिर योगी सरकार और यूपी पुलिस पर की तनकीद। पूछा, किसानों पर गाड़ी चढ़ाते वक्त मौजूद थे हजारों लोग, तो सिर्फ 30 गवाहों के बयान क्यों किए गए दर्ज। और बीजेपी लीडर और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आरएसएस और अंबानी के दरमियान हुई डील का जिक्र करके मचाई खलबली। कहा, कश्मीर में आरएसएस और अंबानी की फाइलों को कर देता पास तो मिल सकते थे 300 करोड़, लेकिन ऐसा नहीं किया। मौजूदा सऊदी अरब के शाह सलमान के बेटे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक सऊदी शाह अब्दुल्ला को कत्ल करने की साजिश रची थी। इस दावे से सऊदी अरब में खलबली मची हुई है। दरअसल सऊदी अरब के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर साद अल जबरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2014 में उस वक्त के सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला को कत्ल कराने की बात की थी। साद अल जबरी ने, जो इस वक्त कनाडा में रिहाइश पजीर हैं, अमेरिकी चैनल CBS के साथ इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कज़िन और उस वक्त के होम मिनिस्टर शहजादा मोहम्मद नाइफ से शाह अब्दुल्ला को एक जहरीली अंगूठी के जरिए हलाक करने की बात की थी, ताकि उनके वालिद शाह सलमान के लिए इख्तिदार की राह हमवार हो जाए। इस दरमियान सऊदी अरब ने साद अल जबरी के इल्ज़ाम को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा है कि वो माजी में भी ऐसे मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और उनकी कोई इमेज नहीं है। साद अल जाबरी ने कहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जहनी मरीज और कातिल हैं, जिनके पास बेतहाशा वसाइल हैं, यानी रिसोर्स हैं, और वो न सिर्फ अपने लोगों के लिए ख़तरा है बल्कि अमेरिकी शहरियों समेत कुर्रे अर्ज़ के लिए भी एक ख़तरा है। साद अल जबरी ने दावा किया कि साल 2014 में शहजादा मोहम्मद सलमान ने अपने कज़िन शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ से कहा था कि वो शाह अब्दुल्ला को कत्ल करने का बंदोबस्त कर सकते हैं। बता दें कि शहजादा मोहम्मद सलमान पर सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खुशोगी को भी कत्ल करने का इल्ज़ाम है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान डायरेक्ट एयर सर्विस शुरू हो चुकी है। इसराइल के इब्रानी अखबार ने बताया है कि पीर की शाम को ही इसराइल के तेल अवीव में कायम बिन गुरियन एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट सऊदी अरब के शहर रियाद के लिए रवाना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अमारती कंपनी रॉयल जेट की परवाज़ तेल अवीव से मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंची। अखबार ने इस खबर के हवाले से मज़ीद तफसील बयान नहीं की है। अल-कुद्दूस और दियारे फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म अल शेख मोहम्मद हुसैन ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइली मस्जिद अक़सा की मजहबी अलामात के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वार्न किया कि काबिज़ दुश्मन की तरफ से मुसलमानों के क़िबला अव्वल की अलामात में छेड़छाड़ और अलामात की तब्दीली के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद अक़सा पर यहूदी आबादकारों के रोज़ाना की बुनियाद पर जारी धावे, यहूदी इबादतगाह, फ़ख्र इसराइल की मरम्मत और मस्जिद अक़सा की अलामात को तब्दील करना मुसलमानों के मजहबी उमूर में मदाखलत है। अल शेख मोहम्मद हुसैन का कहना था कि मस्जिद अक़सा की फ़ज़ा को बंद करना ख़तरनाक कोशिश है। उन्होंने मस्जिद अक़सा के मग़रिब में 250 मीटर दूर यहूदी कनेसे की मरम्मत की मज़म्मत की और इसे मस्जिद अक़सा के लिए वक़्फ़ इमलाक में मदाखलत की एक मकरूह शक्ल करार दिया है।
हमास के साथ जंग के दौरान नाकाबिल यकीन और मुसलसल रॉकेट हमलों का सामना करने वाले इसराइल ने अब यहूदी कॉलोनीज़ को ही रॉकेट प्रूफ बनाने का फैसला किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने गजा के करीब वाक़ यहूदी कॉलोनियों के लिए 2 करोड़ 50 लाख शक्ल की रकम अलॉट की है। यह रकम गजा के करीब बिलखुसूस अस्कलान के इलाके में मौजूद कॉलोनियों को फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसराइली कनेसेट यानी इसराइली पार्लियामेंट की फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन एलेक्स कोशनर ने एक बयान में कहा कि गजा के करीब बसने वाले हज़ारों यहूदी आबादकारों की ज़िंदगियों को खतरात लाहक हैं और वो गैर महफूज हैं, किसी भी वक्त वो हमले का शिकार बन सकते हैं। बैनुल-अक़वामी तन्हाई यानी इंटरनेशनल लेवल पर तनहा हो जाने और तेज़ी से गिरती इकनॉमी के ख़तरात के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 10 मगरबी कंट्रीज़ के सफ़ीरों को मुल्क बदर करने यानी मुल्क से निकाल देने का अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। इन सफ़ीरों को तुर्क कारोबारी शख्सियत उस्मान काहवाला की रिहाई का मुतालबा करने पर मुल्क छोड़ने को कहा गया था। तुर्क अपोजिशन कारकुन काहवाला को 4 साल से बगैर मुकदमा चलाए कैद किया गया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तवील इजलास के बाद इस फैसले से अपनी पसपाही का जवाब ये पेश किया कि सफ़ीर भी अपने मुतालबे से पीछे हट गए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजलास में होने वाली तवील बहस की तफसीलात सामने नहीं आई, ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक इम्कान है कि रजब तैयब एर्दोगान को मगरबी ममालिक के साथ एक नए बहरान के तबाहकुन नताइज की वार्निंग मिली होगी, जिस पर उन्होंने सफ़ीरों की मुल्क बदरी का फैसला वापस ले लिया। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कई सालों से मुल्क में जारी हंगामी हालत यानी इमरजेंसी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कल पीर को समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक के जरिए हंगामी हालत के खात्मे का ऐलान किया। इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता पलट कर इख्तिदार पर कब्जा करने वाले अल सीसी ने फेसबुक पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए इस फैसले का ऐलान करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि मिस्र खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का मरकज़ बन गया है। उन्होंने मुल्क भर में बरसों में पहली बार इमरजेंसी की मुद्दत में तोसी न करने का ऐलान करते हुए इमरजेंसी को ख़त्म करने का ऐलान किया। तालिबान ने अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सिफारती सरगर्मियों के दोबारा आगाज़ के फैसले का खैर मकदम किया है। खबर है कि यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि आइंदा 1 महीने के अंदर यूनियन काबुल में महदूद पैमाने पर ही सही अपने सिफारती व सियासी दफ्तर की दोबारा बहाली की ख्वाहिशमंद है। यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान नबीला मिसराली ने कहा है कि महदूद सरगर्मियों के साथ यूरोपीय यूनियन का दफ्तर तो खुल रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यूनियन ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दफ्तर यानी ऑफिस अफगान अवाम की मदद के मकसद से हम तालिबान के साथ ताउन करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान अहमदुल्लाह वसीक ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे अफगानिस्तान के हक़ में एक मुस्बत कदम करार दिया है। साथ ही उन्होंने तमाम ममालिक के सियासी दफातर उसके और अमले को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई। अफगानिस्तान के शोबे सरमाकारी व चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सरबराह तवक्कल अहमद यार ने कहा है कि उनका मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान से ऑयल खरीदेगा। स्पुतनिक न्यूज़ के मुताबिक तवक्कुल अहमद यार ने कहा कि अफगानिस्तान में तेल की दरामद करने वालों को इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से ज़रूरी सहूलियात दरकार हैं। उन्होंने इसी तरह इक़्तिसादी ताल्लुकात में तोसी और तिजारती फ़रोग़ को दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी बताया। अफ़गान हुकूमत इस वक्त तेल समेत मुख्तलिफ मसाइल के हल की कोशिश कर रही है और उसे उम्मीद है कि ईरान उसकी मदद कर सकता है। अमेरिका में दाखिले के हवाले से सख्त तरीन पाबंदियाँ ख़त्म करते हुए नए ज़वाबित मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक इंतज़ामी हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत इन ज़वाबित पर 8 नवंबर से अमल होगा। अमेरिका में गुज़िश्ता बरस के आगाज़ पर सख्त तरीन सफरी पाबंदियाँ मुतारिफ़ करवाई गई थी। बताया गया है कि 33 कंट्रीज़ यानी 33 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले और मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड अफराद अब अमेरिका का सफ़र कर सकेंगे। इस हुक्मनामे में ताहम नाबालिगों और तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद को वैक्सीन की शर्त से छूट दी गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में अदालत की निगरानी में आज़ादाना जांच की दरख्वास्त पर आज समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये सुनवाई की है। अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयानात दर्ज कराए। यूपी सरकार ने कहा कि कुछ गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए हैं, कुछ बाकी है। यूपी सरकार की जानिब से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 23 यानी 23 चश्मदीद गवाह बताए गए हैं। यूपी सरकार के वकील के इस बयान पर सीजेआई ने मजीद कहा कि मामला ये है कि वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों की रैली जारी थी, 4-5 हज़ार लोग थे, तो क्या सिर्फ 23 ही चश्मदीद मिले? अदालत के सवाल पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि ज्यादातर लोकल थे, लेकिन बाहरी लोग भी थे। रियासत मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो एक के बाद एक ऐसे बयान देकर सियासत में खलबली मचा रहे हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी बनते जा रहे हैं। मोदी सरकार के स्टैंड से उलट सत्यपाल मलिक ने पहले 3 ज़रई क़वानीन की वापसी की हिमायत भी की, तो अब जम्मू और कश्मीर में डील और गोवा में करप्शन तक के मुद्दों को लेकर वो खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी से लेकर आरएसएस के लीडर्स को भी वो अपने निशाने ले रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में गोवा के करप्शन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि गोवा में बहुत करप्शन है, पीएम नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने गोवा की बीजेपी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा अंबानी और संघ परिवार के दरमियान कश्मीर में हुई खुफिया डील के बारे में बताते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा हुकूमत में मिनिस्टर से जुड़ी थी। ये लीडर खुद को पीएम मोदी के करीबी बताते थे। गवर्नर मलिक ने कहा था कि जिन डिपार्टमेंट की ये फाइलें थीं, उनके सेक्रेटरीज ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घोटाला है और इन दोनों फाइलों में उन्हें 150 करोड़ यानी जुमला 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को कैंसिल कर दिया था। बता दें कि सत्यपाल मलिक के आरएसएस और अंबानी से जुड़े इन दावों ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज मंगल को पार्टी जनरल सेक्रेटरी, स्टेट इंचार्ज और रियासती कांग्रेस यूनिट के सरबराहों के साथ मीटिंग की। सोनिया गांधी ने इस मीटिंग के शुरुआती खिताब में कहा कि मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी ख्वाहिशात और मुतालबात को बुलंद करने के लिए आंदोलन चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं, जैसा कि हम पिछली नस्लों के लिए करते आए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ना है। हमें ये पूरी मजबूती और पुरअज़म तरीके के साथ करना होगा, और अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो उनके झूठ को आवाम के सामने लाना होगा। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी के नज़रियात को बचाने की लड़ाई इसी बात से शुरू होती है कि हम गलत प्रोपेगेंडे को पहचानें और उसका मुकाबला करें। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की बीजेपी पर रियासत में डेंगू फैलाने के साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश के खिलाफ हम पूरे दिल्ली में डेंगू से बचाव की मुहिम शुरू करेंगे। दिल्ली की भाजपा दिल्ली के लोगों में डेंगू फैलाने का षड्यंत्र कर रही है। जिस तरीके की लापरवाही दिल्ली के अंदर एमसीडी द्वारा नजर आ रही है, मलेरिया इंस्पेक्टर हों, डेंगू के लिए मॉस्किटो ब्रीडिंग चेक करने के लिए अधिकारी हों, उनका काम है कई बार आपके घर वो आए, आपके घर सर्वे करें, ब्रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है देखें, कहीं पे पानी भरा हुआ है तो उसको उड़ेलें, उसमें दवाई डालें और आपके घर के बाहर की दीवार पर डेट डालकर अंकित करें एक एक मकान के बाहर कि आज की तारीख में मैंने ये चेक किया और सब कुछ ठीक पाया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों से जानना चाहता हूं, इस डेंगू के सीजन में
जहां हर साल हमें पता है डेंगू मलेरिया फैलने का ही समय है, चिकनगुनिया फैलने का ही समय है, पिछले 3 महीने में एमसीडी के मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग आपके घर में कितनी बार आए हैं? मुझे लगता है कम से कम 10 बार आपके घर पे उनको आ जाना चाहिए था अब तक। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, चुनौती देके कह रहा हूं, जो जो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि मलेरिया के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग एक बार भी किसी के घर में नहीं गए, ना दवाई छिड़की है, ना ब्रीडिंग चेक की है, ना नालियों में दवाई डाली है, फॉगिंग भी मुझे लग रहा है कम से कम, मेरा जो अंदाजा है, मोटे तौर पे भी आप देख ले, दिल्ली का 5 से 7% इलाका भी इन्होंने फॉगिंग नहीं की है। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार के लिए चंद शरपसंदों की जानिब से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कसूरवार करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक लहर चल पड़ी है जिसके खिलाफ फेसबुक ने तो कार्रवाई कर ही दी है, तो वहीं इस मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। कल-ए-मायम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भी इस पर बयान देते हुए मोहम्मद शमी की हिमायत की है। राहुल गांधी ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए लिखा कि मोहम्मद शमी, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्वीट में राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये लोग पूरी तरह से नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को किसी ने मोहब्बत नहीं दी, इन लोगों को माफ़ कर दो। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने एक और सनसनीखेज दावा करते हुए एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। दरअसल नवाब मलिक ने दावा किया है कि एनसीबी के एक एम्प्लॉय ने अपनी शराख्त जाहिर किए बगैर उन्हें एक लेटर लिखा है जिसमें बताया गया है कि अमित शाह और अस्थाना समीर वानखेड़े को एनसीबी में लेकर आए। समीर वानखेड़े और केपीएस ने दीपिका जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से मोटा पैसा कमाया है। समीर वानखेड़े मामले को बड़ा दिखाने के लिए कई बार रेड में मिली ड्रग्स को ज्यादा दिखाते हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 दिनों में एनसीबी खासकर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारी जानकारियां सामने आई है। उन्होंने समीर वानखेड़े को दलित के बजाय मुस्लिम करार देते हुए इस ज़िमन में सबूत भी पेश किए। नवाब मलिक के मुताबिक जो शख्स फेक सर्टिफिकेट बनाकर एससी कास्ट के जरिए नौकरी हासिल करता हो उसने गरीब का हक तो मारा है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े के वालिद दलित थे जबकि वालिदा मुस्लिम थी और बाद में उनके वालिद भी मुसलमान हो गए थे। नवाब मलिक का कहना था कि समीर वानखेड़े ने फेक सर्टिफिकेट बताकर वानखेड़े कास्ट के उम्मीदवार का हक छीन लिया है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। साबिक सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला को कत्ल करने की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रची थी साजिश। फॉर्मर होम मिनिस्टर मोहम्मद नाइफ के जरिए जहरीली अंगूठी के जरिए हलाक करने का था प्लान, सऊदी साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में छेड़छाड़ कर रहा है इसराइल। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने किया खबरदार, कहा मस्जिद अक़सा के फ़िज़ा को बंद करना होगा खतरनाक। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा, कहा इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान शुरू हो गई डायरेक्ट एयर सर्विस। इसराइलियों को लेकर तेल अवीव से एक फ्लाइट सऊदी शहर रियाद पहुंची। जंग के दौरान गजा से दागे जाने वाले हमास के रॉकेटों का इसराइल में अब तक खौफ। अब यहूदी कॉलोनीज को ही रॉकेट प्रूफ बना रहा है इसराइल। खर्च करेगा 2 करोड़ 50 लाख शेकल की रकम। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुरी खेरी मामले में फिर योगी सरकार और यूपी पुलिस पर की तनकीद। पूछा, किसानों पर गाड़ी चढ़ाते वक्त मौजूद थे हजारों लोग तो सिर्फ 30 गवाहों के बयान क्यों किए गए दर्ज। और बीजेपी लीडर और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आरएसएस और अंबानी के दरमियान हुई डील का जिक्र करके मचाई खलबली। कहा, कश्मीर में आरएसएस और अंबानी की फाइलों को कर देता पास तो मिल सकते थे 300 करोड़, लेकिन ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।